नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अभी जो कि रेलवे का चुनाव होना है, रेलवे के सांगठनिक चुनाव होने, जिसमें कि संगठनों को मान्यता प्राप्त होने के चुनाव ने, उसमें यूपीएस और ओपीएस का मुद्दा भी गरमाया। बाकी उनके जो मुद्दे हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावे रेलवे के कर्मचारी यूपीएस के बारे में भी फायदा नुकसान अपना देख रहे हैं कि क्या फायदा होगा। ये ऐसे में जो रेलवे यूनियंस के तमाम नेता हैं वो आ रहे हैं कर्मचारियों से मिलने और वहां पर उनसे छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, ताकि उनके सवाल जवाब, अगर उनके मन में कोई सवाल हो तो उसका जवाब दे सके, ताकि उनके वोट लिए जा सके। तो एक तरह से आपको हम ये बता दें कि रेलवे का चुनाव भी इस बार दिलचस्प हो गया है और वहां पर ओपीएस और यूपीएस मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर हम अभी अंदर चलेंगे। अंदर जहां पर यहाँ के जो डिविजनल हेडक्वार्टर जो है, डिवीजन के मंत्री हैं संजीव सैनी जी, उनकी बैठक चल रही है। वो यहाँ पर अपने कर्मचारियों के साथ वो बैठे हुए हैं, उनके सवाल जवाब हम आपको अंदर ले जाकर पूरा रिकॉर्डिंग अनकट आपको सुनवाएंगे। आखिर वो क्या बात करते हैं, क्या सवाल होता है, क्या जवाब देते हैं और वो कैसे जवाब देते हैं कर्मचारियों के, वो अब सारा कुछ सुनिएगा, जिस पर कि जवाब शायद यूपीएस ओपीएस पर भी उठेगी। और यार पगड़ी पता कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, जब से ये चुनाव का बिगुल बजा है तो हमारी जो सिस्टर ट्रेड यूनियन है वो उन्होंने बैठ के एनजेसीए के साथ बैठ के एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर एक हम लोगों ने समझौता किया। उसमें एनजेसीए के सारे घटक थे, जिसमें इनकम टैक्स के लोग थे, डिफेंस के लोग थे, हमारे रेलवे के दोनों फेडरेशन थी, उसमें पोस्टल वाले लोग थे, सभी मिला के एक एनजेसीए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेड यूनियन है। और बैठ के एक समझौता हो गया, इसके ऊपर एक मतलब एक कॉन्सेंसस बन गया कि ये स्कीम हम लोग सरकार के साथ एग्री कर गए इसके ऊपर। अब वो क्यों एग्री करके, मैं थोड़ा सा प्रियम्बल में ले जाता हूँ। आपको याद होगा कि अभी पीछे हमने 4 दिन की भूख हड़ताल वहाँ पे की थी जंतर मंतर के ऊपर, आप लोग सारे जाते थे। अभी हमें ही स्लॉट दिया गया था जंतर मंतर का। तो जंतर मंतर में जो स्लॉट दिया गया था तो उसे हेडक्वार्टर डिवीजन ने ही उसको उसके ऊपर कब्जा रहा है उसका। 4 दिन हम लोग वहाँ बैठे और हम लोगों ने वहाँ पे मतलब कि 4 दिन लगातार 3-3 ब्रांचें हमारी वहाँ बैठती रही हैं भूख हड़ताल के। किसी भी ट्रेड यूनियन की वहाँ पे भागीदारी नहीं थी। मैंने तो उत्तरी रेलवे में यूनियन को कहीं देखा नहीं है, कहीं यहाँ डिवीजन में किया हो तो मुझे नहीं पता। हम लोग तो वहीं थे और बड़ा इम्पोर्टेंट वो स्थान था जो हमें अलॉट किया गया था। NFIR जिससे एफिलिएटेड है, ऑल इंडिया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, और उनके वो जो अध्यक्ष हैं वो संजीवा रेड्डी जी हैं। मेरे ख्याल 98-99 साल की उनकी उम्र होगी। मुझे आज भी याद है, 2 लोग आए भागे भागे। उस दिन ये था कि ये जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लोग हैं वो प्लस शायद इनकम टैक्स के लोग थे और एक आधा और था, वो लोग यहाँ बैठेंगे उस दिन, जो थर्ड डे था वो। तो वो लोग को 2:30 बजे, जब हमारा 2:30 बजे का टाइम अलॉट किया होता है उन्होंने जंतर मंतर पे, 2:30-3 बजे हमने वाइंड अप कर लिया तो वो भागे भागे आए 2 लोग कि हम लोग सर वो INTUC से हैं, तो संजीवा रेड्डी जी तो आ नहीं सके, तो उन्होंने कहा अटेंड करना था, तो सर हम लेट हो गए थोड़ा। मैं क्या आपके साथी कहाँ गए? हम ही लोग आए, 2 लोग थे वो। तो साहब ये पीछे जो बैकड्रॉप है इसको ज़रा लगवा दीजिए ताकि हम लोग अपनी प्रेजेंस शो कर सकें। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने उसको बोला कि यार एक बैकड्रॉप जरा लगा दो, तो उन्होंने अपने सेल्फी सुल्फी खींची और अपने कैडर को वहाँ रिपोर्ट कर दिया। उन लोगों ने इस तरीके से अपना आंदोलन में अपनी भागीदारी को शो किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने जब सरकार को पहले हमने ये दिया था, नोटिस दे रखा था स्ट्राइक का, तो हमने ये फाइनली जो 4 दिन की भूख हड़ताल की थी ये संकेतिक थी, क्योंकि AIRF एक ऐसा कैडर नहीं है। हम समझते हैं ये सारी जिम्मेवारी हमारी थी, तो हम अपने कैडर को सीधा हड़ताल में धकेल नहीं सकते हैं, इसका बहुत नुकसान होता है।
74 की लड़ाई में हमने देखा है इस बात को। यही ट्रेड यूनियन थी जिन्होंने हमें बैक स्टेप किया था। जो हड़ताल पे गए हुए कर्मचारी थे उनको फंसाया, पुलिस को ले के वहाँ पे बताया कि ये यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पकड़वाया, उनके बच्चों को अरेस्ट करवाया। तो ये सारी चीज़ें थी, हमें पता था इन चीज़ों का, फिर भी हम अपने कैडर को इस तरीके से मतलब कि खराब नहीं कर सकते। जो स्थितियाँ हैं वो भी चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि जो उस वक्त नौकरी से निकाले गए लोग थे हड़ताल में, तो जॉय फर्नांडिस की लीडरशिप में हड़ताल हुई थी। वो हमारा AIRF का अध्यक्ष था उस वक्त। तो जॉय फर्नांडिस जब रेल मंत्री बने तो उनको रीइंस्टेट कराने में उसके ही पसीने निकल गए लोग। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए हड़ताल तो बहुत आखिरी विकल्प था। फिर भी सरकार ने, क्योंकि हमसे कोई वार्तालाप नहीं कि सारे दरवाजे बंद करके बैठ गई, तो हमने एक अल्टीमेटली दिया कि 4 दिन की हम भूख हड़ताल करेंगे और फिर नहीं तो हम सरकार को नोटिस थमा देंगे। तो हमने सरकार को नोटिस थमा दिया अल्टीमेटली, जब उसने कोई बात नहीं की। जैसे ही हम लोगों ने नोटिस थमाया, अगले दिन उनकी कॉल आ गई कि आप हमसे आके मीटिंग करिए। नेचुरल है, नेगोशिएशन पे बैठने, नेगोशिएशन करेंगे तो उससे रास्ते निकलते हैं। कॉमरेड, जो हम लकी हैं इस बात के लिए कि जो AIRF का जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड SG मिश्रा, वो NJCA के कन्वीनर हैं। ये हमारे लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है, और एक, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेड यूनियंस हैं उसका वो लीडर है। लेकिन जो भी फैसला वहाँ पे होता है वो सामूहिक होता है, सारी ट्रेड यूनियन एक मत होती हैं, तो फिर कन्वे कर देती हैं गवर्नमेंट को कि हम ठीक है जी, हम एग्रीड होते हैं इसके। ये तरीका है। अल्टीमेटली जैसे ही हमने उनसे समझौता किया, सरकार ने प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता करने से क्या हुआ कि जो NMOPS नामक जो संगठन थे स्टेट गवर्नमेंट्स में, जो उनकी ब्रांचेस थी, उन्होंने इस स्कीम का विरोध कर दिया, बगैर इसको जानने पर के क्या है क्या नहीं है। उसके उलट आपका जो मंडल मंत्री है, मैं काम पे लग गया कि ये स्कीम क्या है। मैं अब मुझे मीडिया, मुझे पता है कि मीडिया लोग भी बैठे हैं इसके अंदर, तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। जैसे ही स्कीम लागू हुई, अगले दिन हमने एक अपनी जो एक ग्रुप है मेरा, जो बड़े हम लोग बहुत क्लोज हैं आपस में, कई क्लास 1 ऑफिसर्स भी हैं। मैंने जैसे आपको बताया 5-6 क्लास 1 ऑफिसर्स थे, 3-4 आपके जो बड़े सीनियर SSCs, जो टेक्निकल लोग हैं, जो इस NPS स्कीम से अफेक्टेड थे, वो लोग, और कुछ हमारे जो AEN प्रमोटी AENs हैं, जो भी रिसेंटली यंग लड़के प्रमोट हो जाते हैं, वो थे। हमारे साथ कुछ बच्चे थे, ये हेड पर बड़ौदा हाउस के। हमने रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे भी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी चीज़ों को डिस्कस किया है। फिर ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। जब हमने इसका अध्ययन किया, वो अध्ययन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई बहका के चला जाए, इसका मतलब ये नहीं होता, आपके पास ऑप्शन नहीं है, दूसरी बार एक ही बात हो गई। तो इसलिए मेरा जो काम है एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट, एज आपका लीडर, मेरा ये काम है कि आप लोगों को यथास्थिति से अवगत करवाना, ना कि मैं भविष्य में भाग जाऊँ। फैसला सभी ट्रेड यूनियन के बैठ के हुआ है, हम लोग उसके भागीदार थे, हम भाग नहीं रहे। हमने जो बेस्ट करवाया वो आपको बता के जाएंगे। इसमें बेस्ट है क्या? लोगों में जो हमने पता करवाया, 2-3 भ्रांतियाँ थी कि साहब NPS स्कीम में हमें 60% जो है वो पैसा एक मुश्त रिटायरमेंट में मिल जाया करता था, 40% एन्युटीज में इन्वेस्ट होता था, जो प्रोविज़न इसमें नहीं है। ये नंबर 1। नंबर 2 पे वो ये कहते थे कि इसमें क्वालिफाइंग सर्विस जो है 25 ईयर्स है, उसमें क्वालिफाइंग सर्विस जो है NPS में तो कोई मेरे ख्याल थी नहीं, वो OPS में जो है 20 साल की है, और ये इन्होंने बढ़ा दिया। एक वो कह रहे थे कि जो आदमी VRS ले जाएगा, जिसकी 25 साल की नौकरी पूरी हो जाती है, वो VRS ले जाता है, लेकिन उसको जो पेंशन मिलेगी वो जब वो 60 साल का हो जाएगा तब उसको पेंशन मिलना शुरू होगी। ये कैसी स्कीम आप लेके आ गए? ये उसके कुछ पॉइंट उन्होंने हमें गिनाए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात सरकार से जब थोड़ा मैं बता दूँ थोड़ा सा, कि जब हम सरकार से ये बात करने के लिए गए, जब उन्होंने कॉल किया, जब नोटिस दिया,
सरकार ने कहा कि देखिए 4 दौर की कॉल नेगोशिएशन हम आपसे करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, आपने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई अपनी प्रपोजल नहीं दी है, तो आपने हड़ताल का नोटिस दे दिया। मतलब आप हमें कुछ तो बताओ, आप क्या करना चाहते हैं। हमने कहा कि देखिए 4 दौर की नेगोशिएशन में हमने बड़ा क्लियर कर दिया आपको कि आपकी जो कमेटी का गठन हुआ है वो एनपीएस में सुधार को लेके गठन हुआ है, जो मोडेलिटीज उनकी कमेटी की थी। तो एनपीएस में क्योंकि सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही हमें, भी जो चीज़ हम चाहते हैं वो एनपीएस में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आपके साथ मीटिंग करने का या आपको प्रपोजल देने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने फिर फर्दर कहा कि देखिए एनपीएस में आप हमें ये बता दीजिए कि मतलब एनपीएस स्कीम हमने भी इसको सारा चेक किया है, एनपीएस बढ़िया स्कीम है, कोई गलत नहीं है उसमें, तो इसमें आपको क्या गलतियां या खामियां नजर आती हैं जिसके कारण ये आंदोलन हुआ, आप चलो वही बता दीजिए हमें। तो वो जैसे हम लोग आप लोगों के बीच हम लोग कहते थे ये बात कि इसमें 50% पेंशन इंश्योर नहीं है, इसमें डेयरनेस रिलीफ की प्रोविजन नहीं है, इसमें हमारी फैमिली को सोशल सिक्योरिटी नहीं है, फैमिली पेंशन नहीं है इसके अंदर। तो उन्होंने वो हमारी बात को नोट कर ली। उन्होंने कहा कि देखिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो अपना नोटिस है स्ट्राइक है इसको पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। 2024 के चुनाव है, हम कुछ कर भी देंगे तो कर नहीं पाएंगे, और चुनावों के बीच में हम लोग कुछ ना कुछ बना लेंगे इसके ऊपर। जो आप लोगों ने एड्रेस किया है हमें, हम उसी को आधार मानते हुए कुछ ना कुछ बना के देंगे आपको और पॉजिटिव देंगे, हम करना चाहते हैं इस इशू का सॉल्व। ये उन्होंने हमें आश्वस्त किया, हमने मान ली बात। भी जहाँ 20 साल से लड़ रहे हैं, 1 महीना देने में हमारा क्या जाता है उसमें। जब ये चुनाव खत्म हुए तो उन्होंने पहले दौर की मीटिंग में ये प्रपोजल हमें दे दी। इसके ऊपर भी मेरे ख्याल 2-3 मीटिंग्स हुई। पहले वो 40% पेंशन जो है वो इंश्योर कर रहे थे, भी इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने वो अटके रहे कि इसमें क्वालिफाइंग सर्विस वो 30 साल 35 साल पहले लेके चल रहे थे, फिर 30 में माने। हम लोग अड़े पड़े थे कि नहीं इसको 20 करना है। फिर वो अड़ गए उसके ऊपर के एक आदमी जाएगा वो खाली आ जाएगा, जुमलाई का शेर वो कहाँ गया, ये बात हमने कही थी उस वक्त। उन्होंने फिर ये उसने कहा कि ये हम कन्वे करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। तो वो 2-3 दौर में ख़त्म हुई जब बात, तो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, क्योंकि सरकार के ऊपर आप लोगों का बहुत दबाव था। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आपका दबाव नहीं था, दबाव ऐसे ही कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपका ये दबाव था कि प्रधानमंत्री को इंटरवीन होना पड़ा, क्योंकि हरियाणा के, झारखंड के और मुंबई के जो चुनाव है उसको मिस नहीं करना चाहती सरकार। इमीडिएटली प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया उसके अंदर, और उन्होंने कहा कि जो आपने कहा है कि 50% पेंशन इंश्योर होनी चाहिए, हमने आपकी बात वो मान ली है। एक 1/10 ऑफ 6 मंथली कंट्रीब्यूशन जो आपको रिफंड करनी है एंड में, वो भी बात हमने आपकी मान ली है। और आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया है इतना पॉजिटिवली, क्योंकि नेगोशिएशन का तंत्र मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, हम उसके लिए भी आप लोगों के आभारी हैं। तो सबने थैंक्स किया प्रधानमंत्री का। मेरा ख्याल है 15 मिनट में ये बात हो गई होगी फाइनल, है ना। 15 मिनट के बाद वो जो 2 बड़ी फेडरेशन है दोनों के साथ अलग से भी मिले, AIRF के साथ और NFIR के दोनों ऑफिस में रहते हैं। मैं फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ, अगर कोई मेरा फेसबुक में मेरा फ्रेंड है तो देख भी होगी उसने। शिव कुमार मिश्रा जी थे, उन्होंने भी चादर उड़ा के प्रधानमंत्री का स्वागत कर दिया। और ये रघुवैया जी ने गले में वो चादर जो साउथ इंडियन वो येलो कलर की लगाते हैं, उनका एक अपना ट्रेडिशनल है, तो उन्होंने भी उनका स्वागत किया। सबने आके यहाँ भाषण दे दिया कि हम ये कराए, और हमें चिंता हो गई स्टाफ की कि इतनी जल्दी सरकार कैसे मान गई। देखो शक पड़ता है ऐसी सरकार से जो मानती नहीं थी। किसान 1 साल बैठे रहे बेचारे, उनकी बात नहीं मानी, उनको भी धोखा दे दिया MSP में आप बना दें, कि उन्होंने बनाया नहीं आज तक। तो हमने कहा यार ये गड़बड़ तो नहीं होगी। तो हमने महामंत्री से 2-3 बार बात करने की कोशिश की, महामंत्री बड़े व्यस्त थे, तो मैंने तुरंत उसके ऊपर हमने कार्रवाई शुरू कर दी। हमने जो निकाल के देखा, अब मुझे आपको ये बताना है कि ये क्या है, क्यों फायदेमंद है आपके लिए। देखो ऐसा है, लोगों को 3 चीज़ों पे था कि एक तो 60% पैसे हमें नहीं मिलेंगे रिटायरमेंट, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं
वो जो इंटरव्यू है आप उसको ध्यान से सुन लेना एक बार। इस स्कीम के अंदर भी सरकार आपको रिटायरमेंट के ऊपर, सरकार ने कुछ नहीं देना, पैसे आप ही के हैं, मतलब कि रिटायरमेंट के ऊपर आपको 60% पेमेंट की प्रोविजन है। जो 60% आप वहाँ से आपको एनपीएस में जो प्रोविजन थी वो प्रोविजन इसके अंदर भी है। मैंने एक 2800 ग्रेड पे के एम्प्लॉय का एनालिसिस किया जो 2012 में नौकरी पे लगा। अब आप मेरे से ये पूछ लो कि 2012 से क्यों किया आपने, 4 से क्यों नहीं किया? 2012 से इसलिए किया कि पीएफआरडीए का कानून जो है वो 1/1/2004 को लागू हुआ। पीएफआरडीए एक्ट जो है वो 13 में पास हुआ। 14 में ये डिसाइड किया गया कि जो एनएसडीएल है वो फंड मैनेज करेगा। इसका मतलब हो गया कि 4 से लेके 14 तक आपका पैसा प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं हुआ, इसलिए ये इतना लोगों के अंदर भार पैदा हुआ। किसी की 500 पेंशन बन रही, किसी की 1500 बन रही, किसी की 2000 बन रही। ये आंदोलन हो गया। तो इसलिए मैंने उसको 2800 ग्रेड पे का ऐसा आदमी जो 2012 में भर्ती हुआ हो उसके मैंने एनालिसिस किए हैं। सारे एनालिसिस में उसकी पे जब मैंने वर्कआउट की, मैंने उसको 4% के हिसाब से डीए 6 मंथली लगाया है इसके अंदर एनालिसिस में, और 3% जो आपकी एनुअल इंक्रीमेंट है वो ऐड की है इसमें। अभी आप पूछोगे ये क्यों किया, और इसमें सरकार की जो 14% कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय की 10% है, उसके हिसाब से अमाउंट वर्कआउट की। और जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की यहाँ 10% और सरकार की 10% है यूपीएस में, वो करती थी। हम एंड में निकल के आए। ये जो एनालिसिस मैंने इसलिए किया 2800 ग्रेड पे के कि हमें रिटायरमेंट के समय पे जब ये आदमी 2012 में भर्ती हुआ और 2043 में रिटायर हुआ जुलाई में, उस वक्त उसकी लास्ट बेसिक पे क्या थी, नंबर 1 ये चाहिए हमें। उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन क्या रही, एनपीएस में क्या रही, यूपीएस में क्या रही। एनपीएस में बनती थी 1,24,33,565 रुपये, जो सारे सालों में उसने कंट्रीब्यूट करके यहाँ तक आया। 14% और 10% दोनों मिला के, ठीक है। यूपीएस में बनती है वो जो 10-10 है, 1,03,61,304। नो अभी बताता हूँ, वो गलत है, गलत चीज़ नहीं बताऊँगा, सही बताऊँगा। यूपीएस में 10% आपका शेयर है, 10% सरकार का है। जो आपका 4% शेयर सरकार डालती थी आपके प्लान में, उसने उसको अलग कर दिया। वो अलग करके अपना एक 4.5% का कॉर्पस उसमें ऐड करके 8.5% का एक अलग कॉर्पस बनाया है। वो क्यों बनाया है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो सरकार ने, हमने ये वर्कआउट कर लिया कि एम्प्लॉय की 32,893 रुपये एवरेज पर मंथ कंट्रीब्यूशन रहेगी इस फंड के अंदर, जो एनपीएस वाले हैं। यूपीएस वालों की 27,411 रुपये रहेगी। एवरेज कैसे निकाली, जो आपका टोटल बना 1,24,00,000 रुपया, उसको टोटल सर्विस से डिवाइड कर दिया और 12 से 15 डिवाइड कर दिया, तो पर मंथ निकल के आ गई। ये इसलिए ये सारी कैलकुलेशन, ये जो पन्ने हैं वो इसलिए की है। ये करने के बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया बेटे इसमें, कि इसमें जो भी किया, ये जो आपका जो एनपीएस और एनपीएस का ना, आपका ये आ जाते हैं कैलकुलेटर्स, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मार्केट में क्या ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। वो क्या मांगता है आपसे, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगता है, फिर वो मांगता है कि आप मंथली कितनी कंट्रीब्यूशन करोगे, फिर वो मांगता है कि आप ईयरली एनुअली कितना इंक्रीज करोगे, उसके अंदर उसमें कितना इंक्रीमेंट करोगे। हमने 1% लिया, उसका कारण 3% आपकी एनुअल इंक्रीमेंट, 4 और 4 8% आपका डीए इंक्रीज, 11% हो गया। 11 का 10% लगा के 1% की हमने इंक्रीज मान ली कि हम उसमें इतनी इंक्रीज कर लेंगे, मोटा मोटी रफली एक आइडिया लगा लिया। उसके बाद कैलकुलेटर ने अपनी फिगर मेरे को निकाल के दी, जिसको मैंने ये अलग अलग करके एनपीएस और यूपीएस में बाइफरकेट कर दिया। मैं आपको समझा देता हूँ, एनालिसिस ये शेयर करेंगे आपके साथ, इसकी ड्यूटी है तुम करना इसको, और वो लोग जो है आप लोग इसको देखिए ध्यान से। अब जो सारी चीज़ निकल के आई, एनपीएस में टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 1,24,00,000 के 26, इसमें 26 लाख इसलिए शो कर रहा है
कि ये जो कैलकुलेटर है वो पूरे साल की लेता है। हमारी कंट्रीब्यूशन तो 1 करोड़ 24 लाख थी, तो ये हम ये मान लेते हैं कि जुलाई की जगह दिसंबर में रिटायर हो जाएगा, है ना, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये 1 करोड़ 26 लाख की उसने आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है आपके प्राण से, जो आपका प्राण है, प्राण में 14 + 10, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न जो इसके ऊपर आया है टोटल 43 में, वो आया 3,46,27,897 रुपये। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो आपका टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो है वो 4,72,58,807 रुपये बन जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो 60% अमाउंट लमसम जो आपको रिफंड होनी है, जिसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, वो आपकी बनती है एनपीएस में 2,83,55,284 रुपये, ठीक है। और आपकी 40% कार्पस जो है वो 1,99,03,523 रुपये जो इन्वेस्ट हो जाना फर्दर पेंशन के लिए। तो ये पेंशन आपकी जो निकल के आती है इसमें, जो ये कैलकुलेटर निकाल के देता है, 1,10,271 रुपये। मैंने एसबीआई का कैलकुलेटर इसलिए यूज़ किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का, आपके फंड मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने कई फॉरेन कैलकुलेटर्स भी यूज़ किए हैं, वहाँ अमाउंट फ्लक्चुएट होती है डॉलर और रुपये के वैल्यू के चक्कर में, तो उसको ऑथेंटिक भी नहीं मानते लोग, कहते हैं इसको क्यों लिया, मैंने इसी को ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और हमने एक जो सबसे बड़ी बात है, वो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगता है कैलकुलेटर, तो हमने बेयर मिनिमम 7% इंटरेस्ट एक्सपेक्ट किया है इसके अंदर। मुझे ये पता है कि जो लोग SIP वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रो जो है वो 9-9.5% के आसपास रहता ही है उसके अंदर, कहीं 10 भी हो जाता है, कहीं 9.5 रहता है, ऑन एन एवरेज 9% 10% रहता है। हमने इसको मिनिमम 7% मान के मैं इसको चला। अब इसमें पेंशन आ जाती है 1,10,000, ठीक है। अब आप आ जाओ यूपीएस में, ये जो एज पर प्रोविजन है एनपीएस में वो ये है। अब आ जाओ यूपीएस पे। यूपीएस में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,05,00,000 की हुई, उसके ऊपर आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया 2,88,56,760 रुपये। आपका टोटल जो कॉर्पस एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो 3,83,00,000 बनता है। और इन्होंने क्या किया कि जो लमसम अमाउंट ड्यू बनती है 60% आप लेना चाहे तो, क्योंकि इसमें ऑप्शनल है, इसलिए ऑप्शनल है कि अगर आप 60% पैसे निकाल लोगे तो सरकार ये कहती है कि हम ये 50% का जो आपको कैप है वो नहीं देगी, 50% की गारंटी नहीं देंगे, ये ऑप्शनल है इसमें। अब क्योंकि आप अपना फंड ही निकाल लोगे तो पेंशन रिड्यूस हो जाएगी, वो ये कहते हैं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 60% पैसे आपको मिलेंगे, कैप नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। उसको मैं आपको आगे एलेबोरेट करवा दूंगा। तो इसमें जो पेंशन निकल के आती है वो आती है 91,893 रुपये, 91,893 रुपीज़। लेकिन इसके ऊपर डीएनएस रिलीफ की प्रोविजन है। 60% पैसे ले लिए, पेंशन मेरी 91,000 बनी, मैंने उसके ऊपर, लेकिन मेरे को डीएनएस रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि डीएनएस रिलीफ एक ऐसा फैक्टर है, ये वही दिया है सरकार ने सर, इसको रिशफल करके एनपीएस को आपको सिर्फ डीएनएस रिलीफ दे दिया। बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपको अप्रूव कर दूंगा कि सरकार ने ये डिमांड आपके दबाव में आके मानी है। 91,893 आपकी पेंशन बनी, उधर बनी थी 1,10,000। जहां जब 91,893 में आज की डेट में जो 53% डीआर है, अगर मैं ये लगा के पेंशन निकालता हूं तो वो 1,40,000 के आसपास बैठती है। यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, आपका पेंशन कम है, यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पैसे ज़्यादा बनते हैं। 1,40,000 इधर पेंशन हो जाएगी रिटायरमेंट के समय पे, और जो 50% बनती है वो 1,76,000 बनती है बेसिकली उस 28 वाले। मैंने क्या किया है कि जो लास्ट पे उसकी निकल के आई उसके ऊपर 200% डी ए आया, तो मैंने उसको डीए को उठा के मर्ज कर दिया पे के ऊपर, उसका 50% लिया है, ज़्यादा भी हो सकता है ये। एनीवेज 1,40,000 और 1,76,000 में ज़्यादा फर्क नहीं है, आपके वही 40-45% के आसपास बैठ गए। अगर वो नहीं देते, ये कैप नहीं देते, ना दे, मैं होता तो ये ले लेता, ठीक है।
अब इसमें सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है, जो फ्यूचर के लिए है, फर्ज करो ये जो 1,10,000 पेंशन मेरी यहाँ बनी थी, मैं इसको 100 मान लेते हैं, इसको भी 100 मान लीजिए आप, एक लेमैन की तरह मैं आपको समझाऊं, मेरा 100 रुपया एक साल बाद एनपीएस में हो जाएगा 94 रुपये, अगर 6% डीए मिलता है तो, क्योंकि इसमें डीए की प्रोविजन नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 94 रुपीज़। ये मेरा 100 ही रहेगा, क्योंकि 6% डीए मिल जाएगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होकर 94 हो गई, 6% डीए मिल गया और 100 हो गई। यहाँ आपकी वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी। अल्टीमेटली अगर 8-10 साल आदमी जी लेता है, 20 साल तो जी सकता है ना, रिटायरमेंट का 70-80 साल तो मान लेते हैं हम लोग, जी लेता है, तो ये तो नीलबड़ा सन्नाटा हो जाएगी, वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। मतलब वो वैल्यू आपकी रिटेन रहेगी 100 रुपया। कोई जैसे एनपीएस में है 1 लाख है, उस टाइम जो 1 लाख है वो फिक्स है हमारा, वो फिक्स मार्केट रेट पे इंक्रीज नहीं होगा। नहीं, वो हो सकता है, अच्छा होगा। लेकिन हमने मान लिया कि वो, हमने जो मान के चले हैं कि वो 7% रहेगा, तो हम उसी पे ऊपर, वो 7 से 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो इसमें भी होगा। हाँ, वो इधर भी होएगा। तो डीएनएस रिलीफ तो अलग चीज है ना, वो जो आपको वो एक्स्ट्रा extra दे दिया है। ठीक? तो ये डीएनएस रिलीफ, हाँ हाँ लो आप ये लो। लेकिन सर आपने गवर्नमेंट से इसमें एनपीएस वर्सेस यूपीएस का क्यों बात किया? आपने ओपीएस वर्सेस इसका बात करते सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया इसने। सरकार, हम मांग तो रहे थे ओपीएस, जी वो लड़ाई तो हमारी ओपीएस की थी, सरकार ने ओपीएस देने से मना कर दिया। और उसका कारण ही बताता हूँ मैं आपको। सरकार ने ये, क्योंकि 20 साल से तो हम ये लड़ाई लड़ ही रहे थे ओपीएस की, हम ही लड़ रहे थे, मैं आपको ये भी बता दूँ, अभी भी हमें ही लड़ रहे थे, पहली बार भूख हड़ताल नहीं हुई यहाँ पे, 20 साल से लड़ रहे हैं हम लोग। सरकार ने कहा कि देखिए ओपीएस को हम लागू नहीं कर पाएंगे। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट्स में जहाँ फजरो कांग्रेस की सरकारें आई, कहीं नॉन बीजेपी सरकारें आई हैं ना, एनपीएस के मुद्दे पे आई थी, वो जैसे वो अपना हिमाचल है, पंजाब है, झारखंड है, राजस्थान। पीएफआरडीए में एक्ट में एक प्रोविजन है जो टेक्निकल लकूना है, वो उसे प्रोविजन ये है कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाए या वो इनकैपेसिटेट हो जाए, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम में चला जाता है। ठीक है ना? नहीं, पीएफआरडीए से पैसे तभी ट्रांसफर हो सकते हैं, अदरवाइज पैसे नहीं निकाल सकता कोई उसमें, ना सरकार ना कर्मचारी। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे को जवाब दे रहा हूँ, मैं थोड़ा तुम्हें इसलिए बेस बता रहा हूँ। फर्ज करो राजस्थान गवर्नमेंट ने एनपीएस इम्प्लीमेंट कर दी, ओके, हम तो अपने कर्मचारियों को ओपीएस दे देंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि जो हमारा 14% शेयर हमने डाल रखा था, वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे, और जो कर्मचारियों के उनके खाते में चले जाएंगे, विद इंटरेस्ट जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है, जब इन्होंने, सरकारों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के दिया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएफआरडीए एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, आप जो मर्जी देते रहो अपने लेवल। तो कर्मचारियों को क्या मिलेगा बेचारा, जब आपके इतने साल की रकम ही आपको क्रेडिट नहीं होगी ना। सरकार तो चलो ले ना ले, हमने क्या लेना देना, जो कर्मचारी का 10% है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेके अगर वो पैसे उसके कर्मचारी खाते में नहीं जाएंगे, तो फिर कर्मचारी ने क्या लिया बेचारे ने। हम ये बात समझ गए, हम आप लोगों को उलझा के नहीं रखना चाहते थे। ओपीएस में जो 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 मतलब चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, वो हमने उनको सरकार को कन्वे कर दी। 50% पेंशन इंश्योर होनी चाहिए, डीएनएस रिलीफ की प्रोविजन होनी चाहिए, और इसमें फैमिली कवर होनी चाहिए, वाइफ आपकी। ठीक है, जैसे आप वाइफ मानते हैं, इन्होंने वाइफ तक लेके गए उसको, उससे आगे चले जाएंगे, ले जाएंगे उसको। सर उसमें ग्रेजुएटी भी था ना, ग्रेजुएटी तो मिलती है, सब में मिलती है, वो मैं बता देता हूँ आपको, ग्रेजुएटी कोई इशू नहीं है। तो ये बेटे इसलिए हमने इस पे एग्री किया है। हमने कहा कि ये ओपीएस जैसी ही है। अगर वैसे तो मैं आप लोगों को यहाँ ये बता दूँ कि ये ओपीएस से भी अच्छी है, तो फिर ये मीडिया वाले जो है ना, ये गाएंगे साला प्रधानमंत्री भी तो देखेंगे। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ इसमें, अब सुन लो फिर ध्यान से। अगर तुम्हें मेरे को छेड़ा है, मैंने तो एनालाइज किया है, तुम लोगों को संतुष्टि होगी इससे। लोग हमसे ये कहते हैं कि बॉस
आप ओपीएस लेते हैं, आपकी कोई रिकवरी नहीं होती। हमारी तो पीएफ की 8.33% होती है ना। तो मेरे पीएफ, मैं रिटायरमेंट पे हूँ, 38 साल की नौकरी होगी, तो मेरे कितने होंगे पीएफ? 8-10 लाख रुपये खर्च खुर्च लेता है आदमी। अगर सामने पड़े हो तो आधे का निकाल लो यार, काम आ गया, ये निकाल, है ना। एनीवेज, आप ये कहते हैं कि जो हमारा 10% शेयर काटा है, आपका तो नहीं कटता। हमारा 10% काट के मार्केट पैसे देगी, और आपका साला कटता नहीं, आपको सरकार पेंशन देगी 50%। ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें इसको, मैं इसी को यूपीएस वाले को पकड़ लेता हूँ। आपका टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 3,83,00,000 रुपए का। इसमें 50 पैसे आपके हैं, 50 सरकार के हैं, 10-10 ही है ना। इसको अगर मैं 50% कर दूं विद इंटरेस्ट, अलग अलग हो जाएगा ना। ये 1.91 करोड़ आपका हो गया, 1.91 करोड़ अप्रोक्सीमेटली सरकार का हो गया। यहाँ आपने 60% में कितने पैसे विड्रॉ कर लिए? 2.36 करोड़। इसका मतलब जो आपके 1.91 करोड़ थे इन्वेस्ट किए हुए, विद इंटरेस्ट आप ले लिए, आपने 20% सरकार से भी ले लिए। कौन कहता है कि आपकी इसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट हुई है? संतुष्ट रहो, गलत काम नहीं किया। मैंने आपको बता दिया। मैं वैसे मीडिया के सामने बताना इसलिए चाहता था कि अभी ऐसी नोटिफिकेशन अगर ना हो और उन भड़कों के सालों के कानून में पड़ जाए तो वो कहीं उल्टी सीधी ना करते, फिर सारी लड़ाई शुरू हो जाए। ये बात आप देख लो, मैंने ये सारा एनालिसिस किया है। वो जो मैं ये मानता हूँ कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी जो इस कमेटी का मेंबर होगा, उसने इतने बड़े मीडिया को ये अपनी इंटरव्यू दी है, इतनी लंबी चौड़ी, उसको हम मान लेते हैं कि वो सच्ची बोला होगा उसने 100%। मैं तो 100% मान लेता हूँ सच। सरकारी आदमी है, रिस्पॉन्सिबल है। कोई 1-आधा% झूठ बोल देगा तो हम पकड़ लेंगे इसको, ठीक है ना। हमने उसको आधार मानते हुए ये स्कीम आपके सामने मैंने इसको, मतलब कि मैंने इस पे ये समझ लीजिए कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे वर्कर्स हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। बस ये आप समझ लीजिए, इसलिए मैंने ये वर्कआउट किया। नहीं तो हम कह रहे थे यहाँ से मैं भाषण देकर चला, तो बहुत बढ़िया स्कीम है यार, जिसने लेनी है लो, नहीं लेनी है ना लो। ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास जो ज्ञान है मैंने बांट दिया आप लोगों को भी। एक बात हाँ पूछिए, ये लो। जैसे इसमें क्या है कि ऑप्शन है ना, 60% निकालो या नहीं निकालो। हाँ, निकाल लेते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा पेंशन पे। आप 50% कैप नहीं देंगे, जो बेसिक का 50% मिलता है वो, हाँ वो कैप नहीं देंगे फिर आप। वो नहीं देंगे। वो नहीं देंगे। और अगर हम देते हैं, अगर नहीं निकालते, हाँ 100% उनके पास रहता है, हाँ तो कैप मिलेगा हमें। हाँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इसको एलेबोरेट करता और हूँ। जब एंड में होगा, यानी मान लो उनके पास पड़ा हुआ है पैसा, तो कब तक रहेगा, कभी मिलेगा? ये मैं बताता हूँ। ये सवाल जो राहुल ने किया, जो बात रहेगी उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। देखिए, जो इसका पेंशन का यूपीएस का असली स्वरूप है, असली स्वरूप ये है कि सरकार का 10%, आपका 10% आपके प्राण में आ जाएगा। सारे का सारा, जैसे वो 3 करोड़ समथिंग 83 लाख रुपया बना, वो हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे इसके अंदर, है ना, स्कीम में। अप टू 50%। अगर कोई मार्केट साली क्रैश ही कर जाएगी इसमें, भी 7% से कम जाएगी तो क्रैश ही करेगी, क्रैश ही कर जाएगी तो सरकार आपको ये 50% का कैप देगी। मैं इसमें और एक क्लियर कर दूं आपको, इसमें 50% जो है वो मिनिमम पेंशन है, मिनिमम। अगर आपका कॉर्पस 60%, 65%, 70% की रिटर्न देता है तो वो पैसे एम्प्लॉय के होंगे और उसके ऊपर आपको डीएनएस रिलीफ मिलेगा। ये पेंशन वर्कआउट मैंने की हुई है, वो बनती है 2,29,732 रुपये। और जो ये मिनिमम आपकी जो 50% है वो 1,76,000 बनती है। इसका मतलब ये पेंशन आपकी 65-70% के आसपास बनती है लास्ट पे की। और अगर इसके ऊपर डीएनएस रिलीफ लगा दोगे तो ये 100% पेंशन है आपकी। आप इसको अध्ययन कर सकते हैं, मैं आपको कागज दे के जाऊँगा, करिए। अगर आपको लगता है मैंने कहीं गलती कर दी, मैंने कुछ नहीं किया, ये कैलकुलेटर ने वर्कआउट किया हुआ है। आप इसलिए घबराओ ना, आपने ओपीएस भी भूल जाओ। साहब ये बोल रहे हैं बड़े बड़े लीडर, इनको बोलने तो हमारा हाथ जोड़ के नमस्कार है। मैं अपने कैडर को जितना बता सकता था मैंने बता दिया आपको। आप लोग संतुष्ट रहो, विश्वास रखो, आप लोगों के साथ ना कभी धोखा होगा
अगर कहीं 1% भी वो करने की कोशिश करेगा, मैं उसको करने नहीं दूंगा, चाहे मेरा ही लीडर क्यों ना हो। मैं आपसे 500 रुपये सब्सक्रिप्शन लेता हूँ साल की। मैं कोशिश करता हूँ जितने पैसे मेरे पास आते हैं, आधे तो ब्रांच के पास चले जाते हैं, आधे सेंटर में चले जाते हैं, मेरे पास 10% आते हैं उसको। मैं उस 10% को रिटर्न करता हूँ वापस लोगों को भी। कभी को गिफ्ट बना के दे दिया, कभी को फंक्शन कर लिया, बैग बांट दिया, मैं ये काम करता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को आज ये चाहता था कि एड्रेस कर देता। आप लोगों को कोई और संशय है, किसी का कोई सवाल है, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है, सबके पास है, इसके पास है, इसको पकड़ लो आप। ये मेरे से पूछ के जवाब देगा, मेरे को दोबारा बुलाओगे फिर आ जाओगे। अब हमने इसमें जो इम्प्रूवमेंट है, देखो लोगों के इसके बीच में भी संशय थे, इसमें सुधार क्या। एक चीज आप और भूल गए अभी, जो प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन से हुई भाई, जो आपकी कंट्रीब्यूशन जब जितनी बनती है उसका 1/10 6 मंथली जो कंट्रीब्यूट आप करते हो 1/10 उसका रिइंबर्समेंट है, जो वो एडिशनल है, उसका पेंशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने वर्कआउट की है 250 ग्रेड पे वाले आदमी की, वो बनती है 22 लाख रुपए, 6 महीने की तनख्वाह बनती, मोटा मोटी समझ लो, ठीक है। हमने महामंत्री से तुरंत बात की इसके ऊपर, और बड़े ईमानदारी के साथ, मेरे को पता है मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, कौन सी प्रपोजल बांधी जा सकती है। अगर मैं सीधा ही करूँ उनको कि नहीं जी इसको तो 1/2 कर दो, 50% वाले दे दो, तो सरकार मना कर देगी। मैंने महामंत्री से निवेदन किया है इस पर कि आप इसको 1/4 करवा दो, 25% आप इनको दिलवा दीजिए। 25% बड़ी ईमानदारी वाली डिमांड है, और 3 साल बाद जब ये रिव्यू होगा, ये मेरा ख्याल है कि सरकार में मान जाएगी। फिर उसको भी मैंने वर्कआउट किया हुआ फर्दर, इसी ग्रेड पे वाले के आदमी के वो बनते हैं 56 लाख रुपए। 56 लाख रुपये बहुत एक्टिव अमाउंट है। आप लोगों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। हमें ये संतुष्टि रहेगी कि मैंने 40 साल जो अपने कर्मचारियों के साथ बिताए हैं, उनकी सेवा की है, उन्होंने मेरी सेवा की, मेरे साथ रहे हैं। मेरा भी तो मान आप ही लोग बढ़ाते हो जब ताकत देते हो मेरे को। तो आप लोग जो है, जो मैंने 25 साल और 40 साल आपके साथ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने कुछ अचीव करके आपको दिया, इसलिए आप लोगों ने किया है। अब आपका कोई सवाल है, इतना कुछ बचा है तो? हाँ, एक डिमांड हमारी ये भी है कि क्योंकि अभी तक तो इन्होंने आपकी वाइफ को इन्वॉल्व किया है इसके अंदर, वाइफ तक रखी है पेंशन, बच्चे, क्योंकि ये समझा जाता है ना कि बच्चे, वो सरकार को गलतफहमियाँ हैं, कुछ एक्ट हैं ऐसे, एक्ट इम्प्लीमेंट होते ही हैं। हम फिर भी ये मानते हैं कि जब तक तो एम्प्लॉय की वाइफ जीवित है, उसकी जब तक फैमिली पेंशन चलेगी, तब तक तो वो पेंशन जो है वो उसको मिलती रहेगी। उसके बाद जो इसका जो 40% एन्युटीज़ में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ एम्प्लॉय का, सरकार उस पैसे को नॉमिनीज को दे। ये हमारी डिमांड के अंदर है। एक डिमांड मैं और बता देता हूँ, जो कल हमने जनरेट की है बड़ौदा हाउस के साथियों के साथ मिलके। उन्होंने कहा कि सर 60% की जो प्रोविज़न है पैसा निकालने की, उसके अंदर सरकार के सामने ये डिमांड जरूर होनी चाहिए कि अगर आपने ये प्रोविज़न दे ही दी है 60% की रखी है, तो उसके ऊपर 50% पेंशन जो है इंश्योर करिए। इसलिए हम ये मांग, और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये बन जाएगा मतलब कानून ये सरकार ने जो अप्रैल 25 में कहा, 25। अच्छा, एक और बता दूं, कुछ लोग नहीं, एक और बता दूं, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी ट्रेड यूनियन कोई बड़ा फैसला करती है तो उसका एक हॉलिस्टिक व्यू लेना पड़ता है। हॉलिस्टिक व्यू समझते हो? आपको देख के मुझे कोई फैसला नहीं लेना, मुझे इनको देख के भी फैसला लेना। ये जो भाई साहब बीच में ये बैठे हो, इनको देख के ही फैसला लेना। जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल से कम है, उनकी पेंशन क्या बनती थी? बहुत कम से 1000, 1500, 1500 है ना। और जो 15 साल तक थे उनकी भी कम बनती थी। इसमें एक जो सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि जो 1 साल से 10 साल तक की सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन जो है वो मिनिमम 10,000 रुपये होगी, प्लस डियरनेस रिलीफ देयर ऑन। आज की डेट में 15,300 रुपये बनती है। और बता दूं, एक 2004 से लेके, अगर वो कोई एम्प्लॉई 2004 को भर्ती हुआ, 14 में रिटायर हो गया, 10 साल की नौकरी करके
14 से लेके जो भी उस वक्त डीएनएस रिलीफ होगा उस टाइम पे 14 से लेके उसके ऊपर 10,000 के ऊपर डीएनएस रिलीफ देके जो एरियर बनता है 24 तक का 25 तक का जब ये लागू होगी जो एरियर बनेगा वो पीपीएफ के इंटरेस्ट के साथ आपके खाते में चला जाएगा। कितना बड़ा डिसीजन है, आप लोगों को इसका वेलकम करना चाहिए। और ये जो लोग यहाँ से घूम के चले जाते हैं फालतू बोल के, उनसे पूछो आप ये सवाल कि आप ये बताओ तो सही गलत कहाँ है। सर ये 60% वापस देना पड़ेगा ना उसको, किसको? जो कर्मचारी लिया है हाँ उसको ये 60% जो मिल गया एनपीएस के तहत नहीं वो वापस देना पड़ेगा सर। कैसे समझाऊं मेरे को? सर एनपीएस में जो 60% हमें दिया जाता है हाँ 40% सरकार रखती है, हाँ तो वो 60% हम अगर वापस देंगे ना सरकार को, जब तो हमें वो 10% 10,000 पेंशन और 5,000 जो भी इस पर डीए मिलता है वो नहीं तभी नहीं, मिलेगा इसमें सर। यूपीएस में ये प्रोविजन नहीं है। यूपीएस में है सर ये। यूपी में कहाँ है? हमें नहीं दिखाई। सर हमने सुना था न्यूज में, नहीं सुना नहीं था, कोई पढ़ा नहीं। था देखो सर। है सर ना ये। तो सुन लो, ठीक है आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये नया सवाल है आपका, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, मैं इसको आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। मैं डॉक्यूमेंट नहीं है, कंफर्म भी नहीं कर सकता, उस इंटरव्यू के अंदर भी ऐसा कोई बात नहीं थी। जो लोग सर रिटायरमेंट हो चुके हैं उन्होंने अपना 60% ले भी लिया है, उस वजह से ये कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ले लिया है 60%? हाँ, रिटायर हो गए तो limit अरे से- यार वो 60% ले लिया, वो तो प्रोविजन में था, यहाँ भी प्रोविजन है। आप कहोगे हमने लेना 60% अपना, जो लेना है तो एनपीएस मिलेगा, यूपीएस दे देंगे। क्यों? 50% दे देंगे। यूपीएस में 60% की प्रोविजन नहीं है, यहाँ 50% पेंशन की तो बात हो ही नहीं रही। 50% 1 से 10 साल वाले एम्प्लॉय की नौकरी इसने की है, उसको 50% पेंशन कहाँ दे रहे हैं हम लोग? हम उसकी मिनिमम पेंशन फिक्स कर रहे हैं 10,000। जो 60% है वो उनको आप देना ही है, आपने मेरे को, मैं दूंगा उसको। सर यूपीएस में 60% अगर ये दे देंगे हमें अमाउंट हमारा, हम्म। तो फिर ओपीएस ही हो जाएगी। तो हमने कहा मैं तो कह रहा हूँ ओपीएस बेटर है ये। नहीं दे रहे ना ये। नहीं बेटे, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, तूने सवाल बहुत शानदार किया है, मैं तुझे इसकी क्लैरिफिकेशन कल ही दे के जाऊंगा। कल तो नहीं दूंगा, संडे को महामंत्री जी आएंगे दोपहर के बाद, जैसे वो आएंगे मेरे को कॉल करेंगे, मैं भी उसको पता करके मैं आपको मंडे ट्यूजडे इसका जवाब दे के जाऊंगा। सर एक बीआरएस वाला है, एक नोट कर लेना यार इसको जरा। हाँ हाँ बताओ। सर एक बीआरएस वाला जो 20 साल की उम्र में जैसे कोई ले लेता है बीआरएस, तो उसकी जो पेंशन बनेगी कब से बनेगी सर? मतलब वो इस स्कीम के अंदर 60 साल की उम्र में बनेगी, लेकिन वो गलत है। वो तो गलत है ना। हाँ वो एड्रेस कोई भी अगर होगी, लेना चाहता है वो चीज एड्रेस भी कर चुके हैं महामंत्री। वो उसने कहा कि ये क्लास 1 ऑफिसर के लिए हमने प्लान किया था, आपके तो बहुत कम लोग वीआरएस लेते हैं। ये क्लास 1 वाले क्या करते हैं, जैसे 25 साल उम्र हो जाती है, सर्विस हो जाती है, वीआरएस ले जाते हैं। हमारा कैडर काफी स्क्वीज हो गया था, उनको चेक करने के लिए है, लेकिन अगर आपने हमें एड्रेस कर दी ये बात तो इसको हम संज्ञान में और ले एक लेंगे। चीज और है सर, एनपीएस में जो है हम पैसा वो बीच बीच में वो निकाल भी लेते हैं, मतलब हाँ वो प्रोविजन है, उसके बाद हमने हमने क्या, contribution वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक बात है आपकी, वो क्लियर कर दूंगा आपको, इसमें है जो प्रोविजन। रिटायर हो गए उनकी, क्या? जो रिटायर हो गए एनपीएस वाले, हाँ तो वो उनसे ऑप्शन मांगी जाएगी ना, वो तो है ही है। आपसे ऑप्शन मांगेंगे, आप यूपीएस को अडॉप्ट करेंगे, 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगी आपको और विद एरियर मिलेगा। और जो उन्होंने 60% ले चुके हैं वो उसका कल क्लियर कर दूंगा आपको। मुझे मेरे हिसाब से ले चुके हैं, उसको कोई वापस नहीं होगा, वो नहीं होगा वापस। सर पेंशन मिलेगी और एक जो इशू है, अरे सुनो एक मिनट, एक जो इशू है, ग्रेच्युटी लोग समझते हैं ग्रेच्युटी मिलेगी, ग्रेच्युटी तो ओपीएस में मिलती थी, ग्रेच्युटी एनपीएस में मिलती थी, ग्रेच्युटी की प्रोविजन यूपीएस में भी है। ग्रेच्युटी एक अलग एक्ट है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एक एक्ट है, वो एक्ट की पेमेंट आपको एक्ट के हिसाब से होती है, इसलिए उसमें ये पफरेडा के अलग एक्ट है जो पेंशन को रेगुलेट करता है, ग्रेच्युटी एक अलग एक्ट है, तो एक्ट के हिसाब से पेमेंट मिलनी है आपको। तो आपको 25 लाख रुपए आज की डेट में वो मैक्सिमम है। हम मान लेते हैं उसमें उस 43 में क्या होगा आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हम ये मान लेते हैं वो 1 करोड़ हो जाएगा तब तक, है ना। डीसीआरडी लेके जाओगे आप, जहाँ तक मेरे को संतुष्टि रहेगी, आपको 56 लाख रुपया जो 1/10 की जगह 1/4 हो ही जाएगा, वो मिलेगा आपको। आपको 60% पेंशन लेने के बाद 50% इंश्योर जरूर करवाएंगे, इसकी आप चिंता न करो। ये छोटी छोटी डिमांडें हैं, 3 साल बाद इसने रिव्यू होना है, इस स्कीम ने 3 साल बाद रिव्यू होना है, और जब रिव्यू होगी स्कीम 3 साल, आपने 43 में रिटायर होना, बहुत समय है। आप ये मोटा मोटी देखो कि इस स्कीम में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपके फायदे की हैं।
कहीं हमने आपके साथ धोखा तो नहीं कर दिया? ये आप राइट पर कैसे? हाँ, जिसकी फैमिली नहीं है तो उसलिए डिमांड उसमें ये रखी हुई हमने। देखो ना, एक आदमी के ऊपर तो फैसला नहीं ना किया जा सकता, ये तो बहुत कम होंगे लोग ऐसे। तो ये है उसमें फैसला हम इसमें डिमांड रखी। मैंने आपको पहले बताया कि अगर एम्प्लॉई की डेथ के बाद उसकी फैमिली पेंशन जो उसकी वाइफ को मिल जाती है, उसकी भी अगर डेथ हो जाती है तो जो 40% आपके पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं एन्युटी में, वो एम्प्लॉयज के नॉमिनीज को वापस दे दिए जाएं। ये हमने इसमें अपनी डिमांड में ले रखा है। जो वाजिब डिमांडें हैं वही लेनी चाहिए। मैं आपको, और अगर आपको पूछना चाहते हैं लोग, सर ये एक LDC टू ओपन हॉल का भी कुछ कर रहे हो? LDC ओपन वाल तो हमारी मेन मुद्दा है सर, वो मुद्दा ही रहेगा, कुछ बने होगा भी मुद्दा। इसका? देखो मैं हम तो बताऊं। सर 40 साल के तो हो गए, फिर बाद में अब LDC ओपन टू ऑल, पहले आपका ये जो रेल मंत्री चला गया, इससे पहले वाला जो था वो तकरीबन फाइनल कर गया था। ये जो छुटभैये बैठते हैं ना नीचे, ये ऑफिसर कैडर है, पॉलिटिकली ये इशू नहीं है। इसमें ट्रेड यूनियन भी एग्रीड है, हमारी तो डिमांड है मेन ये। और मेरा ख्याल NFIR ने भी ये डिमांड रखी हुई है। मुझे उसमें तकलीफ थोड़ी होनी चाहिए, अगर रखी तो अच्छी बात है, साथ चलेंगे तो जीतेंगे। तो ये डिमांड तो है उसके अंदर आपकी, लेकिन ये जो रेल मंत्री ये कुछ और बोल रहा है। ये तो उसके करने के हक में है। इसने बोला भी है ऑफिसर को कि मेरे को डिटेल बना के दो, ये हो सकता है तो करवा दीजिए। तब तक हमने GDC में आपकी प्रोविजन करवा दी, आपकी 50% तक ले गए थे उसको, तो काफ़ी लोगों को फायदा भी हुआ है उसको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन GDC में उतनी पोस्टें बनती नहीं है ना, वो आज कम आती है ना वो, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को फायदा हुआ। जहाँ जहाँ फायदा हो सकता है वहाँ करवाया भी है। तो LDC ओपन टू ऑल एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, लड़ाई जो होने वाली, मैं आपको और थोड़ा बता दूं, चुनाव के बाद जो हमारे मेन इश्यूज रहेंगे, एक तो LDC ओपन टू ऑल, ये इसने बोला, वो ये मेन 1 नंबर पे ये इशू। आप इनकी जो निकलेगी ना मैनिफेस्टो देख लेना सब। LDC ओपन टू ऑल, आपका 8वें वेतन आयोग के ऊपर झगड़ा होने वाला है। 8वें वेतन आयोग पे झगड़ा होगा, इतनी आसानी से नहीं देंगे, लड़ेंगे। सुन लो, ये तो गवर्नमेंट कह रही थी कि हम 50% सुन लो, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती। गवर्नमेंट ने कहाँ बोला ये बात? कभी भी नहीं बोला। आज शिवका मिश्रा बोल के गया 10 बार। ये सुन लो, मैं जो बता रहा हूँ आपको। 8 गवर्नमेंट से ये बात हुई है, सरकार के महामंत्री की 2 बार मीटिंग हो गई कैबिनेट सेक्रेटरी इस पे। 8वां वेतन आयोग भी बैठेगा, उसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तो हम हमेशा ही करते ही हैं। ठीक है, बैठेगा जरूर, ये गारंटी दे के जाएंगे आपको। और कैडर आपका जो DA मर्जर वाला इशू है कि अगर 7-6 पे कमीशन ने ये रिकमेंड किया था DA 50% हो जाएगा तो उसको पे के साथ मर्ज कर देंगे। वो मर्जर वाला इशू जो है वो जल्द ही हो जाएगा। ये वो पाइपलाइन में है, वो मतलब कि फाइनल डिसीजन उस पर होने वाला है, तो वो पाइपलाइन में है। एक इशू आपका अपग्रेडेशन वाला चल रहा है, जैसे ट्रैकमैन वाले हैं। सर, ये ट्रैकमैन की जो 250 की रिकवरी के लिए बार-बार लेटर आ रहे हैं। कहाँ आया लेटर यार? तुमने पढ़ा तो करो लेटर को। सर अभी तो आया 2800 का रिस्क अलाउंस वाला, तो रिस्क अलाउंस मैंने दिलाया था, साला मैं ही जिम्मेदार हूँ उसके लिए। सर मिल तो वो दिलाया था, मगर उसकी रिकवरी के लिए नहीं, रिकवरी के लिए इसलिए आ गया ना। अब यहाँ पे तो साले बाबूगिरी हो जाती है ना। किसी जोनल रेलवे ने, पता नहीं ईस्ट सेंट्रल रेलवे किसने, साला ने चिट्ठी लिख दी बोर्ड को। यहाँ से लिखी होती तो गलत बात था उसका। SC रोड 1 में रिकवरी। सुनो मेरे को, मैं बताता हूँ, मैं पता है बेटे, मैं बता देता हूँ। उसने ये लिख दिया कि जो कर्मचारी ट्रैकमैन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसेज में काम करते हैं उनको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये लिख के बोर्ड से पूछ लिया। बताइए बहन, जो बोर्ड क्या जवाब देगा उसका? बोर्ड ने कहा कि नहीं, इनको ड्यू नहीं बनता, उन्होंने इनको निकाल दिया बीच में। फिर उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए चिट्ठी निकाल दी कि जो लॉन्ग ट्रैक काम करते हैं उनको मिलेगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने जनरल सेक्रेटरी को 200 बार बोला है कि कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है लॉन्ग ट्रैक काम करते हैं हमारे, कहीं डबलिंग है कहीं है, हमारे लोग काम करते हैं। तो खैर वो इशू भी इनका रेलवे बोर्ड लेवल की PNA में चल रहा है। अब जो आपने बात की रिकवरी वाली, आप रिकवरी वाली चिट्ठी पढ़ी है? अगर चिट्ठी के बियॉन्ड कोई भी कुछ कर रहा है, जुलूस निकाल दो यहाँ पे, ये अपने मेरे को बुलाएंगे। अभी इन्होंने SC रोड पे की रिकवरी। तो कल मेरी डिप्टी चीफ से बात हुई है, मैंने कहा ये भी कर रहा था आपका
हमारे वाले ने तैयारी करी। नहीं उसको रोक दिया था मैंने। उसको हाँ, मैंने सही कह रहा है, करी थी। अनुराग को मैंने पहले फोन कर दिया था। जैसे ही एससी रोड में पिछले महीने हुई ना, तो अनुराग कह रहा था यार चिट्ठी तो है, मेरा बाबू लेके घूम रहा था। तो बाबू घूमता ही सर, तो हाँ, वो कह रहा मेरा बाबू बहुत तेज है इसमें ऑनलाइन रिकवरी करने में। बहुत मास्टर। बता, उसी ने मेरे को कहा ये बात। मैंने उससे दो टुकड़ा, मैंने कहा सुन ले, चिट्ठी पढ़ ले, मैं तेरे को भेज रहा हूँ। कि उसने चिट्ठी पढ़ी, उसने कहा सैनी जी ये तो उन लोगों की रिकवरी है जो लोग रिटायर हो रहे हैं। ये ऑडिट ने कहा है कि हमने 1 करोड़ समथिंग की रिकवरी वर्कआउट करके दी थी ये सारे एम्प्लॉयज़ की। उसमें कई सारे लोग तो रिटायर हो गए, रिकवरी कहाँ से करोगे, है ना। फिर इन्होंने बैठ के महानुभक्त बैठ गए ऊपर एक फैसला कर लिया कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी रिकवरी करके डिपॉजिट में रख लीजिए जब तक डिसीजन नहीं आया तब बोर्ड से, है ना। क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ ना बोर्ड में, तो मैंने तो भिजवाया बोर्ड में। ना साली आएगी क्लैरिफिकेशन, ना रिकवरी होगी आपकी कभी, समझे। जो सर रिटायर हो सुन लो जाएंगे ना, तो- जो रिटायर हो जाएंगे उनकी रिकवरी करेंगे, डिपॉजिट में रख लेंगे, वहाँ से पॉजिटिव क्लैरिफिकेशन आएगी, उनके रिफंड हो जाएंगे। एससी रोड पे जिन लोगों की रिकवरियाँ पिछले महीने में हुई हैं, कल मेरी डिप्टी से बात हो गई उससे कि उनका पे ऑर्डर बना के आप अकाउंट में भेजिए। जो कल आपने रिकवरियाँ की हैं, अगर तो रोक सकते हो तो रोक लो, अगर बिल पास नहीं हुआ तो। नहीं हुआ तो जिनकी कल की हैं और पिछले महीने में की हैं उनकी रिकवरियाँ पे ऑर्डर बना के उनकी रिकवरियाँ जो है रिफंड करा दीजिए। तो उसने कहा सैनी जी मेरे को चिट्ठी भेजो, तो चिट्ठी मैंने उसको भेजी, कहो तो दिखा सकता हूँ, दिखा दूँ, कोई नहीं सर, विश्वास है ना। तो जो अगर मैंने आपको जैसे ये बात बताई है, अगर आपका वहाँ पे बाबू कोई हरामगिरी कर रहा है, कोई आपका ऑफिसर गड़बड़ कर रहा है, आप निश्चिंत होके तुम ये समझो कि तुम संजीव कुमार सैनी हो, हैं, तुम साला का जुलूस निकाल दो वहाँ पे। अब मेरे को इन्फॉर्म कर दो, मैं यही निकालने में तो 2 मिनट लगाते हैं सर। तुम निकाल देना चाहिए था अब तक। 3 बंदे चाहिए मुझे जुलूस निकालने के लिए। अरे निकाल देना चाहिए था। ये इसी दायरे में रहता हूँ मैं, बड़ौदा हाउस, अपना ये बसंत लेन और ये 4 नंबर, इसी में दायरे में रहता हूँ हमेशा। जब बुलाओगे 2 मिनट में आ जाओ। आप लोगों को आप कोई संशय उसमें है? संतुष्ट हैं आप लोग? आपको लगता है हमने गलत काम करवा दिया? हाँ, ये हमारे घर बहुत बड़ा पिता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये बड़ा पुराना आदमी है ये। अन्य नेताजी और साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि अभी चुनाव आ रहे हैं यूनियन के, उसके लिए भी हमें बड़े जोर शोर से और साथ देना है यूनियन का। बाकी हमारी एक समस्या है कि जो भी जितने भी कुली साथी हमारे रेल में भर्ती हुए 2008 में, तो उस टाइम पे माननीय मंत्री जी ने एक शर्त लगाई थी कि जिनकी 5 साल कुली के काम में पूरा हो गया हो, या तो वो भर्ती हो सकते हैं, और या जिनकी 60 साल उम्र पूरी नहीं हुई है वो भर्ती हो सकते हैं। जिनकी 60 हो गई है उनका कोई काम नहीं, जिनकी अगर 4 साल भी हुई है तो वो भी कोई काम के नहीं। तो हमारे जो कुली साथी हैं उनकी भर्ती हमारे कुली टाइम से संभाली जाएगी या 2008 से संभाली जाएगी, इसमें हम बड़े कंफ्यूज हैं। आपका मतलब है कि जब आप कुली का आपको लाइसेंस मिला था, हाँ जी, हाँ जी, तब से लेके और जब रेलवे में आए वो पीछे वाला पीरियड आप पीछे वाला, कंटिन्यू करवाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसकी ये बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में आप जरूर बात अलग करें। इशू है, ये करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने देखा वीडियो जिसमें कि जो यूपीएस का मुद्दा है वो रेलवे कर्मचारी, जो रेलवे का सबसे बड़ा चुनाव संगठन के चुनाव है, उस पे किस तरह से कर्मचारी का तो इंटरेस्ट है कि हमारा पैसा कितना बनेगा, हमारा नफा होगा या नुकसान होगा, लेकिन उसमें जब सवाल पूछे जा रहे हैं नेताजी वगैरह से, वो आपने देखा। और जैसा कि हम हमेशा से करते रहे, अपनी तरफ से आपको कुछ फैसला नहीं सुनाते, आप खुद अगर आप कुछ नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए। जो कर्मचारियों ने सवाल किया, जो नेताजी ने जवाब दिया, वो आप खुद समझिए आखिर सही क्या है और गलत क्या है, फैसला आप खुद करिए। तो हम अभी शिवाजी ब्रिज दिल्ली में रेलवे स्टेशन है, वहां पर रेलवे का ऑफिस और लंच का टाइम है। वहां पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जो है उस हेड क्वार्टर के ये सेक्रेटरी हैं, डिविजनल सेक्रेटरी हैं संजीव सैनी जी। इन्होंने यहाँ पर अपनी बैठक की अपने कर्मचारियों के साथ, यहाँ जो ऑफिस में जो दफ्तर में जो कर्मचारी हैं, और उन्होंने भी खुलकर अपने सवाल पूछे और उन्होंने उनके जवाब दिया। तो ये एक बात साफ है कि भले रेलवे का चुनाव है लेकिन यूपीएस मुद्दा है और नेताजी से सवाल भी हो रहे हैं और नेताजी जवाब भी दे रहे हैं। तो आप खुद ही, और इसी के साथ चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले।
धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।